गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में दर्शन और शिक्षा के बारे में अध्ययन किया और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था विचारवाद और आदर्शवाद के बारे में। इस समय हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आदर्शवाद या विचारवाद के बारे में हमने ये जाना कि ये प्लेटो जी ने पहली बार में प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार यह है कि जो भी सत्ता है वो सब कुछ अपने मन से निर्धारित होती है। मन से ऐसा करना है पाश्चात्य संस्कृति के लोगों का और हमारे यहाँ उसको आत्मा बोलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ खासकर भारत में आत्मा और मन दो चीजें हैं, लेकिन ग्रीस में अगर आप देखते हैं तो वो मन और आत्मा एक को ही मान लेते हैं। तो उनके अनुसार ये है कि जो भी कॉन्शियसनेस है हमारे मन में, वही कॉन्शियसनेस ही बाह्य जगत का निर्माण करती है। यूं कह लीजिए कि एक आइडिया आया ईश्वर के मन में और उन्होंने संकल्प लिया, पूरी सृष्टि बन गई। और ऐसे ही हमको दिखाई इसलिए देता है कोई भी चीज, हम किसी चीज को एक्सपीरियंस इसलिए कर पाते हैं, महसूस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में उसके प्रत्यय, उसका आइडिया ईश्वर ने पहले से स्थापित कर रखा है। तो इसलिए हम लोग दुनिया को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसा करता है विचारवाद। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जाना था कि आइडिया होता है और ये इज्म था, आइडिया इज्म था, इसमें आपने एल लगा दिया और ये आइडियल हो गया, आइडियलिज्म ये बन गया। तो इसलिए जब इसको हम एल लगा देते हैं तो आइडियलिज्म आदर्शवाद हो जाता है और वैसे तो ये विचारवाद है, आइडिया विचार और इज्मवाद। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ऐसे समझते हैं। अब इसके लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक रहे हैं, कुछ दार्शनिक रहे हैं, कुछ शिक्षाविद रहे हैं, उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, कुछ चीजें इसके बारे में बोली हैं। जैसे जे.एस. रॉस नाम के एक महोदय हैं, तो ये रॉस जी का क्या मानना है? रॉस जी कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के विभिन्न प्रारूप हैं। इसके बहुत सारे प्रारूप हैं आदर्शवादी, और इसकी मान्यता क्या होती है कि आत्मा से ही जगत का निर्माण होता है। आत्मा ही जब मान्यता ऐसी रख लेती है कि हाँ दुनिया है तो दुनिया है, अगर आत्मा नकार देती है दुनिया के होने का, प्रकृति के, संसार के होने का, तो संसार नहीं है। ऐसा रॉस जी का मानना है। ब्लबेकर नाम के जो महोदय हैं, उनका कहना है कि संसार को समझने के लिए मन की ही आवश्यकता होती है। अगर मन नहीं हो तो आप संसार को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से हैंडरसन रहे हैं, पैट्रिक जी रहे हैं और भी कई सारे लोग रहे हैं। हॉर्न नामक एक महोदय रहे हैं। हॉर्न जी का क्या कहना है कि दर्शन मानसिक जगत को, जो दर्शन है वो मानसिक जगत को समझने के लिए सहायक होता है। मानसिक जगत को समझने के लिए सहायक होता है, वो इसका अभिन्न अंग हो जाता है। मानसिक जगत, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया जो है वो दो प्रकार की है। मतलब एक तो आपको जैसे दिखती है और उसके पहले क्या है, वो मन ही उसका निर्धारण कर लेता है। और इसको अगर ऐसे समझे ना तो हर व्यक्ति की एक अलग अपनी दुनिया है। आप खुद भी देख लीजिए, आप जिन लोगों से मिलते हैं उन्हीं से आपके मनोभाव निर्धारित होते हैं, और आप जिनके कांटेक्ट में, उन्हीं को आप किसी न किसी प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। सीधे तौर पे आप उन लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं जिनसे आप मिलते नहीं हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में कभी समझेंगे, लेकिन विचारवाद को हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, जैसे आदर्शवाद का क्या उद्देश्य है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है योजना है कि आदर्शवाद क्यों पढ़ाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या पाठ्यक्रम है, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, इसका क्या लाभ है, इसकी शिक्षण विधियां क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, उद्देश्य क्या है।
अनुशासन के विशिष्ट संदर्भ भी इससे निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। अनुशासन का निर्धारण, तो अभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अनुशासन के निर्धारण में आदर्शवाद का या विचारवाद का क्या योगदान है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको उत्तर कैसे देंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आदर्शवाद, देखिए विचारवाद से आदर्शवाद का क्या कनेक्शन है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट अपनाया, आपने सोचा कि अच्छा ऐसा है कोई चीज और ऐसा है, उसके बाद आप लॉजिक देते देते आपने बोला कि हमको ऐसी स्थिति में पहुंच जाना है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा अभी जस्ट क्लास जाना चालू किया है और वो क्लास जाते जाते, स्कूल जाते जाते उसने विचार बनाया, धीरे 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 करके कोशिश किया कि हमको कुछ बनना है। ठीक है, तो मान लीजिए वो अभी कक्षा 8 में है, 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसने अपने जीवन का निर्धारण कर लिया, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि सपोज उसको आईएएस ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है। तो अब वो अधिकारी बनना है, ठीक है, उसको बनना है अधिकारी, और वो है क्या, वो अभी है विद्यार्थी। ठीक है, तो अभी वो विद्यार्थी है और उसको बनना है अधिकारी। ये जो है ये इसका विचार है। ठीक है ना, विचार एक तरह का, विचार वाली पोजीशन पे ये है विद्यार्थी, और ये क्या है आदर्श। जैसे विद्यार्थी बड़ा होके क्या बन जाएगा, अधिकारी। वैसे ही विचार को जब आप बहुत ज्यादा निखारेंगे, उस पर डिस्कशन करते हुए, सोचते हुए, तो बन जाएगा आदर्श। ठीक है, तो इस प्रकार से विचारवाद से आप आदर्शवाद पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन नहीं, जो आदर्श है वो विचार का परिष्कृत रूप है। तो ये जो विचार है और आदर्श है वो इन चीजों का, मतलब अन्य चीजों का, जैसे शिक्षण विधियों का, अनुशासन का और शिक्षा के उद्देश्यों का, इन सब का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में आदर्शवाद को क्यों शामिल किया गया है, ये बात होती है। तो इसको शामिल इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी आत्मा को समझ पाए, आत्मा का समझ। ठीक है ना, आत्मा की समझ आप इससे कर पाते हैं। किससे, आदर्शवाद यदि आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, यदि आप आदर्शवाद पढ़ पाते हैं तो, जैसे रामशकल पांडे जी एक महोदय हैं, रामशकल पांडे जी, उनका क्या कहना है कि जो भी जगत है, जो भी वास्तविकता है, वो भौतिक जगत में नहीं है। ठीक है, वो सब भौतिक जगत में नहीं है, वो सब मानसिक जगत में होती है, सापेक्ष में भी नहीं है, यह निरपेक्ष है, मतलब इसको आप बदल नहीं सकते हैं। जो सत्य होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, किसी कथा प्रवचन में भी हम लोग सुनते हैं, और अगर हम आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्म में भी हम लोग ये सुनते सीखते हैं कि जो आत्मा है वो जब अपने पूर्ण रूप का आनंद ले लेती है, जब वो समझ जाती है स्वयं को, तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो वो आत्मा जो छोटी सी है वो परमात्मा बड़े स्वरूप का मतलब आस्वादन कर सकती है, वो समझ सकती है। तो रामशकल पांडे जी का भी ऐसा ही कुछ कहना है। मनुष्य के भावनाओं का उदारीकरण, उदारीकरण इससे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, आप में भी आत्मा है, तो सबकी आत्मा है, हमारी भी इस भौतिक रूप का कुछ खास मतलब नहीं, आपके भौतिक रूप का कुछ खास मतलब नहीं। तो व्यक्ति उदार हो जाता है जब वो समझ लेता है ये चीज। ठीक है, विलियम हॉकिंस नामक एक महोदय थे, उन्होंने ये कहा कि यदि हम आदर्शवाद को ढंग से समझ ले तो हम उदार बन सकते हैं। अगर उदारता हमारे मन में लानी है, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के प्रति कोई भी वैमनस्य की भावना नहीं रखेंगे, तो हमको आदर्शवाद को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, इसे कर सकते हैं। नैतिक एंड चारित्रिक विकास किससे संभव है, आदर्शवाद से, विचारवाद से।
जब आप विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर ही कुछ समस्याएं हैं। दुनिया आपसे ही निर्धारित होती है, तो अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो खासकर तब भी आप ही उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर आपको कुछ भी बुरा लग रहा है तो उसको सही कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। तो आप विचार करते हैं, आप नैतिक हो जाएंगे, आपका चारित्रिक उन्नति हो जाएगा, पवित्र जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप अगला पॉइंट कैसे लिख सकते हैं? पवित्र जीवन की प्राप्ति। ठीक है, वातावरण के साथ अनुकूल भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो भी दुनिया है वो तो हमने ही बनाई है ना। अगर हमने बनाई है तो वातावरण जो भी है, जो दुनिया हमारी दुनिया है हमसे जुड़ी हुई, वो सब भी हमसे ही निर्धारित होती है। तो इसलिए आप वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे या वातावरण को अपने अनुकूल बना लेंगे। वातावरण के साथ अनुकूलता आप ले आएंगे। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह आपको आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आदर्श जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करता है कौन? आदर्शवाद। यह भी समझ लीजिए कि विचारवाद इसीलिए आदर्शवाद बना क्योंकि हमारे मन में यह चीज आया कि यदि हम दुनिया को खुद निर्धारित करते हैं अपने मन से ही, तो दुनिया को बेस्ट, अपने लाइफ को भी बेस्ट, आदर्श बना सकते हैं। तो इसीलिए विचारवाद को परिष्कृत करके आदर्शवाद का नाम दे दिया गया। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। अब ये बोला जाए कि आदर्शवाद आप जो पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें ऐसा? इसका फायदा तो हो गया, लेकिन है क्या इसमें? इसको कैसे हम समझें और भी अच्छे से? तो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम आप कैसे समझेंगे? आप पाठ्यक्रम को ऐसे समझ पाएंगे कि प्लेटो ने स्टार्ट में इसको बताया था, इसका प्रतिपादन किया था, अगर आप विदेश में देखें तो। बाकी भारत में तो ये आदिकाल से चला ही आ रहा है। अगर आप उपनिषदों की बात करते हैं या फिर श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं, तो सब में आत्मा का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इन सबका महत्व है ही। लेकिन जो प्लेटो जी है, प्लेटो भी भारतीय दर्शन के जैसा ही कुछ बात कर देते हैं। उनका क्या कहना है कि आत्मानुभूति हेतु कुछ क्रियाएं होती हैं। आत्म जो है, जहां से विचार निकल रहे हैं, उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, और वो जो क्रियाएं हैं वो तीन चीज को अच्छे से समझ सकती हैं। ठीक है ना? तो ये आप इसको अगर ऐसे समझ ले तो पूरा विचारवाद आप एक्सप्लेन कर लेंगे। सत्य, शिव, सुंदर। वो गाना सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। वो यहां से आप समझ सकते हैं कि दुनिया को आप कुछ भाग में ऐसे बांट सकते हैं। जो सत्य होगा वो बौद्धिक होगा। ठीक है ना? सत्य पे आप हमेशा बौद्धिकता से ही पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? हमेशा आप बौद्धिक होकर के ही सत्य पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखिए हमने स्टार्ट में कहा था नॉलेज क्या होती है? ट्रूथ, जस्टिफाइड एंड बिलीव। जो सत्य होगा जस्टिफाइड होगा और बिलीफ होगा। ठीक है? तो तीनों चीज के लिए बौद्धिकता बहुत आवश्यक हो जाती है। तो इसलिए सत्य बौद्धिक होगा। इससे आप क्या सीख पाएंगे? भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, जो भी ऐसी कुछ चीजें हो, गणित हो, विज्ञान हो, अब कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे सामाजिक, इस प्रकार की कोई भी चीज हो, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सत्य से संबंधित। शिव से संबंधित नैतिक विषय जो हो जाएंगे आपके धर्मशास्त्र। ठीक है ना? नैतिक शास्त्र, मॉरल साइंस भी कहते हैं इसको, नैतिक शास्त्र। इस तरह की चीजें जो होंगी आपकी। आध्यात्म शास्त्र धर्म से ही संबंधित होता है। जहां भी धर्म की बात होती है आध्यात्म आ जाता है सामान्यतः। तो ये शिव से संबंधित ये चीजें हो जाती हैं। और सुंदर क्या चीज है? जिससे आप कुछ रसास्वादन कर पाए, जिससे आप जीवन को एंजॉय कर पाए। ठीक है? तो एंजॉयमेंट वाली चीजें तो क्या हो जाती है? संगीत या कविता, पोएट्री,
सौंदर्य, एस्थेटिक्स भी आप जो पढ़ते हैं, इसमें आप जो प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र, वो भी चीजें हैं। चाहे आप कोई नई चीज बनाने की बात करते हैं, कला, विभिन्न कलाएं, तो ये सब चीजें इसी से संबंधित होती हैं। मानव क्रियाएं होती हैं, कुछ मानव क्रियाएं। तो मानव की कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ उससे लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ मुख्य होती है क्रियाएं और कुछ गौण क्रियाएं होती हैं। तो मानव क्रियाएं आप समझ सकते हैं। मानव क्रियाएं, भाषा, साहित्य, इतिहास, कला, ये जो चीजें होती हैं। भाषा वास्तव में ऐसे तो लगता है कि बहुत ही आसान चीज है, लेकिन बहुत लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा वास्तव में एक बहुत ही गहन विज्ञान होती है। भाषा में क्या होता है कि आप सोच कुछ रहे हैं, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को अगले व्यक्ति के अंदर वो थिंकिंग डालनी होती है, ठीक है ना। तो सोच को परिवर्तित करना होता है भाषा से। जैसे आपके मन में सपोज आदर्शवाद के बारे में कोई विचार नहीं है और मेरे मन में विचार है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उनको और फिर मैं इस प्रकार के शब्दों का चुनाव कर रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए, जो मुझे लगता है कि हाँ आपको आती होंगी, और फिर वो वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है, आप उसे समझ रहे हैं और कहीं आप वही महसूस कर पा रहे हैं, वही जान पा रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए भाषा, ये सब चीजें, चाहे भाषा हो या इतिहास हो, इतिहास के बारे में जो कुछ वर्तमान के पहले जो भी कुछ अतीत में घटा हुआ है उसके बारे में हम अगर कुछ समझ रहे हैं, कुछ पहुंचा रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या हो जाती हैं, इतिहास, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये मुख्य हो जाते हैं। यूं कह लीजिए कि ये मुख्य क्रियाएं हैं मानव की, जो कि थोड़ी एक तरह से कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट और टफ भी हैं। और गौड़ विषय कुछ होते हैं, गौड़, तो ये वास्तव में अगर वर्तमान में देखा जाए तो गौड़ विषय इनको नहीं कहा जाता है, इनको हम लोग समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्लेटो जी के हिसाब से देखते हैं तो विज्ञान हो, चाहे गणित हो या भूगोल हो, इन चीजों को वो गौड़ मानते हैं, गौड़ विषय, गौड़ क्रियाएं मानते हैं। इनको गौड़ क्रियाएं इसलिए मानते हैं क्योंकि भूगोल अगर भूगोल को एक्सप्लेन करना हो, दुनिया कैसी दिख रही है, कैसा पृथ्वी दिख रहा है, तो वो दिखाने के लिए सिंपली आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं, आप खुद देख लीजिए, तो आप देख के, सुन के, समझ के उन चीजों को जान सकते हैं। ऐसे ही विज्ञान में भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो एक्सपेरिमेंट अगले को बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप खुद भी कर लो एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही गणित में भी कि 2 + 2 हमेशा 4 होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो अगला व्यक्ति भी वैसे समझ सकता है, लेकिन इसलिए गौड़ हो जाती है मुख्य, इसलिए वो इन चीजों को करते हैं, कला, साहित्य आदि को, क्योंकि यहां पे व्यक्ति के सोच को परिवर्तित करना होता है, सोच को निर्धारण करना होता है, इसलिए ऐसी बात करते हैं प्लेटो महोदय। ऐसे ही रॉस जी ने पाठ्यक्रम को भी ऐसे निर्धारित करने के लिए बोला कि पाठ्यक्रम को आप अगर निर्धारित करना चाहते हैं आदर्शवाद के हिसाब से, अगर आप उसको निर्धारित करना चाहें तो शारीरिक क्रियाएं कर लीजिए और आध्यात्मिक क्रियाएं कर लीजिए। तो रॉस के अनुसार क्या हो जाता है पाठ्यक्रम, रॉस के अनुसार जो पाठ्यक्रम है क्या हो जाता है, हमने बोला शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं, शारीरिक और आध्यात्मिक। शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं, शारीरिक में स्वास्थ्य हो जाते हैं, विज्ञान हो जाते हैं, और कुछ चाहे कुशलता के विषय हो जाए, जिनको आप इसमें स्किल बोलते हैं, स्किल इंडिया के तहत जो भी चीज आप सीखते हैं, ठीक है, चाहे वो व्याख्यान हो, ये सारी चीजें
इनके अनुसार शारीरिक क्रियाओं में आ जाती है, और आध्यात्मिक क्रियाओं में होती है धर्म संबंधी या फिर नैतिक क्रियाएं या फिर आध्यात्मिक क्रियाएं। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक में आप जो धार्मिक देखते हैं, धार्मिक हो चाहे धार्मिक हो सकती हैं या फिर वो नैतिक हो सकती हैं। नैतिक क्रियाएं मतलब नैतिक वर्ड जहां पे आता है, नैतिक का समझ लीजिए मतलब कि वो नीति से संबंधित होता है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए नियम हो जाए, मैं भी वो करूं और आप भी कर पाए। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। और इसमें नैतिक क्रियाओं में आधार होते हैं, शास्त्र होते हैं। इसमें आप शास्त्र भी पढ़ सकते हैं धार्मिक और नैतिक में। अगर आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है कि लॉजिक के आधार पे, तर्कों के आधार पे आपके पूर्वजों ने क्या चीजें एक्सप्लेन की हैं, कैसे शिक्षा को समझा है, तो आप ऐसे समझेंगे। ठीक है। आदर्शवाद की जो शिक्षण विधि जो है, आदर्शवाद की जो शिक्षण विधि है, देखिए और भी कई सारे ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जो इसके स्वरूप को, आदर्शवाद के या विचारवाद के शिक्षा के स्वरूप को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैं बहुत हल्के फुल्के में आपको, मतलब मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। लोगों के विचार तो आप खुद भी समझ जाएंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो समझना पाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आदर्शवाद और शिक्षण विधि, इसकी जो शिक्षण विधि है वो कैसी होती है। शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी आप क्लास में डिस्कशन कीजिए, वहां से आप सीख जाएंगे। संवाद विधि, देखिए प्रश्नोत्तर और संवाद में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रश्नोत्तर वहां पे करेंगे जहां पे एक व्यक्ति ज्यादा जानता है और एक व्यक्ति बहुत कम जानता है, और दोनों ये बात मानते हैं कि हाँ आप ज्यादा जानते हो और आप कम जानते हैं। ठीक है। लेकिन संवाद वहां पे करेंगे जहां पे दोनों लोग जानते हैं, अच्छी खासी मात्रा में जानते हैं, और दोनों ही अपने मन में अगर कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ शंकाएं हैं, तो उन शंकाओं का, उन संदेहों का निराकरण करना चाहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए लॉजिक्स के आधार पे, तर्कों के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये संवाद हो जाता है। फिर आगमन एवं निगमन विधि, आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने आगमन और निगमन का भी बात किया था। तो वही चीजें हैं, आगमन और निगमन। आप इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं आदर्शवाद को करने में। खेल विधि आप कर सकते हैं, खेल विधि से भी आप समझ सकते हैं या शिक्षा दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। खेल खेल में आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। किसने कहा था? विवेकानंद जी ने बोला था कि फुटबॉल का मैदान हो तो वो ज्यादा अच्छा है मंदिरों की अपेक्षा। मंदिरों में आप जितना, मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघरों, मतलब जिसमें भी धर्म स्थलों में आप जितना भी कुछ सिखा सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा आप सिखा सकते हैं खेल कूद के माध्यम से। तो खेल कूद के माध्यम से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आप नेचुरली सीखते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन से भी आप सीख सकते हैं। श्रवण हो, फिर मनन हो, फिर निधिध्यासन। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था। उन्होंने फिर से धर्म की संस्थापना के लिए पूरे भारत में यात्राएं की थी। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था श्रवण मनन निधिध्यासन का, कि यदि आप किसी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद में फिर उसको सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, श्रवण सुनना, मनन फिर उस पर विचार करना, और फिर निधिध्यासन, उसका निरंतर प्रयोग करते हैं, निरंतर उसका प्रयोग करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? श्रवण मनन निधिध्यासन। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। पाठ्यक्रम पुस्तक विधि, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पुस्तक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं,
क्योंकि कोई किसी विचारक ने, किसी भी शिक्षाविद ने अपनी थ्योरी को पुस्तक में लिखी होगी और आप उसे पढ़ेंगे और उनके शब्दों के द्वारा आप समझ सकते हैं उनके विचारों को और आप सीख सकते हैं। आदर्शवाद और शिक्षक, अब यहां पे बात होती है कि आदर्शवाद में शिक्षक क्या होता है। आदर्शवाद और शिक्षक, तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि शिक्षक ही अगले व्यक्ति को, मतलब अपने विद्यार्थियों को विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए फ्रोबेल महोदय है, रस्क है, थॉमसन है, ऐसे कई सारे दार्शनिक हैं जो इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ, शिक्षक की अपनी एक अच्छी भूमिका है, वही है जो प्रेरित करता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए, उनको विचार करने के लिए। इसके बाद आप देखते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षार्थी, जो शिक्षार्थी है उसका क्या रोल है। तो पेंटोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल, ऐसे जो शिक्षाविद है वो कहते हैं कि शिक्षार्थी का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने तो समझा दिया, लेकिन उस पे जो कार्य करना है वो तो शिक्षार्थी को ही करना है। मान लीजिए आपने एक मैसेज पास कर दिया, ठीक है, ट्रांसमिट कर दिया, और अगर रिसीवर ने उसको रिसीव ही नहीं किया हो तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। तो इस प्रकार से शिक्षार्थी का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कुछ भी शिक्षक चाहे, अगर वो शिक्षार्थी वैसा हो ही नहीं, अगर शिक्षार्थी की ऐसी रुचि ही नहीं है वो चीज सीखने की, उस चीज को समझने की, तो शिक्षक नहीं समझा सकता। इसलिए आदर्शवाद में शिक्षार्थी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। विद्यालय, इसमें विद्यालय का भी योगदान होता है, क्योंकि विद्यालय ही वो जगह होता है जहां पे शिक्षक और शिक्षार्थी मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और खासकर शिक्षक से शिक्षार्थी में ज्ञान का प्रसार होता है। ऐसा नन जी ने माना है। नन नाम के जो शिक्षाविद रहे हैं वो ऐसा मानते हैं। आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवाद से हम अनुशासन का रसास्वादन कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आदर्शवाद का। क्योंकि हमने अभी शुरुआत में बात की थी कि आप विचार जब भी करते हैं तो आपको यह लगता है कि हाँ, दुनिया आप ही से बनी है, आपके विचारों से बनी हुई है, तो आप ये विचार करते हुए अपनी कमियों को दूर करते हैं और आप अनुशासित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं इसमें गुण, आदर्शवाद के गुण क्या होते हैं। तो आदर्शवाद के गुण क्या हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं और अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग इतना कुछ समझ गए होंगे कि आप गुण तो खुद भी एक्सप्लेन कर लेंगे। आदर्शवाद में कितने गुण हो जाते हैं। ये चरित्र का विकास करने का प्रयास करता है, चरित्र का विकास, आत्मानुभूति करवाता है, अनुशासन सिखलाता है, ठीक है ना, और सामंजस्य बनाता है। बहुत सारे अन्य आंतरिक गुणों का विकास होता है, आंतरिक गुणों का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आप आदर्शवाद से सीख सकते हैं। आदर्शवाद में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आदर्शवादी शिक्षा के कुछ दोष भी हैं। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि आदर्शवादी शिक्षा के गुण और दोष बताइए। तो इनके जो दोष हैं वो समझ लें क्या है। आदर्शवाद के बारे में हमने कहा कि आपके अंदर जो भी गुण हैं, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उनको ये निखारने का कार्य करता है। ये तो हो गया गुण, लेकिन ये केवल आत्मा को ही ज्यादा वरीयता देता है। ऐसे में जो हमारे
आधुनिक विद्यार्थी हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक समाज है, वो इन चीजों को अस्वीकार करता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये रूढ़िवादी होते हैं, मतलब इल्जाम जो लगता है रूढ़िवाद का इनके ऊपर आरोप लगता है। ये आत्मा को ज्यादा मानते हैं, ठीक है ना, आत्मा को मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि खुद से, हमारी सोचने से होती दुनिया, ये दुनिया के अस्तित्व को थोड़ा कम आंकते हैं, थोड़ा कम स्वीकारते हैं, ठीक है। तो यूं कह लीजिए कि संसार की उपेक्षा, संसार की उपेक्षा, ऐसा भी इनके ऊपर आरोप आप लगा सकते हैं, लगते आए हैं आदर्शवाद के ऊपर, ठीक है। ये व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से ही, अपने मन के अनुसार ही दुनिया को एक्सप्लेन कर पाए। ये इस प्रकार से नहीं करता है कि दुनिया का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि ये मानता है कि व्यक्ति का ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो व्यक्ति का महत्व है, यानी कि संसार की उपेक्षा है। तो यूं कह लीजिए कि व्यक्तिवादी बना देता है, ये व्यक्तिवादी बना देता है आदर्शवाद। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनके गुण और दर्शन, इन सब की बात आप कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो इनका भारतीय दर्शन में कितना, या भारतीय शिक्षा पद्धति में कितना योगदान है, आदर्शवाद का भारतीय शिक्षा पद्धति में, भारतीय शिक्षा में योगदान, ये कह लीजिए कि इसका क्या योगदान है। आपसे प्रश्न घुमा के पूछा सकता है कि भारतीय शिक्षा में आदर्शवाद का क्या महत्व है, या भारतीय शिक्षा आदर्शवाद से कैसे प्रेरित है, या फिर भारतीय शिक्षा में ऐसे कौन से गुण हैं जो आदर्शवाद में होते हैं या आदर्शवाद से आते हैं। इस प्रकार की चीजों को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या करेंगे, आदर्शवाद की देन होती है, ठीक है ना। ये आदर्शवाद भारतीय शिक्षा में इस प्रकार से है कि आदर्शवाद की देन है, शिक्षा का आधार दर्शन है, शिक्षा का आधार दर्शन है। ऐसा कौन मानता है, भारतीय शिक्षा पद्धति। पाठ्यक्रम में दार्शनिक दृष्टिकोण है या आदर्श दृष्टिकोण है, पाठ्यक्रम में आदर्श दृष्टिकोण। यहां पे गुरु शिष्य परंपरा भी होती है, ठीक है, मतलब शिक्षक की भी अपनी अलग भूमिका और शिक्षार्थी की भी अलग भूमिका, इनके इंपॉर्टेंस को महत्व दिया जाता है, कि संबंध को महत्व। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद से स्टार्ट हुई थी, और ये भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है आपको। अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ऐसी होती हैं। आध्यात्मिक शिक्षा पे बल होती है, आध्यात्मिक शिक्षा मतलब आत्मिक शिक्षा, कि आपके अंदर ही पूरी दुनिया समाई हुई है, आप सोचते हैं इसलिए है। तो आध्यात्मिक शिक्षा, इस पे भी बल दिया जाता है। अभी भी देख लीजिए, आपके क्लास में भी मास्टर साहब पढ़ाते हुए, या आपके अध्यापक या आपके प्राध्यापक पढ़ाते हुए कभी कभी दर्शन और ईश्वर की बात करने लगते हैं, और बचपन से ही आप देखते आए हैं। तो ये भारतीय शिक्षा का अभिन्न अंग रहा है, यूं कह लीजिए कि आदर्शवाद, इसका बहुत ज्यादा यूज है। और प्लेटो के संदर्भ में आदर्शवाद की व्याख्या अगर करना हो आपको तो आप बिल्कुल वहीं से कर लेंगे कि प्लेटो जी ने कहा था कि ईश्वर ने एक आइडिया, एक प्रत्यय बना दिया, और वो प्रत्यय हमारे मन में है, और हमको पूरे संसार की चीजें समझ में आती हैं, इसलिए क्योंकि वो एक आइडिया है। और उनको उन्होंने सत्य शिव सुंदर से एक्सप्लेन किया था। सत्य जो वो ज्ञान होता है, जो जिसमें आप लॉजिक वगैरह यूज करते हैं तर्क के आधार पे। शिव वो होता है जो धर्मशास्त्र, इन चीजों की बात आप करते हैं उसमें। और
सुंदर, उसमें आप पोएट्री मतलब कला की या साहित्य की ऐसी चीजों की आप बात करते हैं, कला की बात करते हैं और म्यूजिक की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको प्लेटो के अनुसार ये चीजें सॉल्व करना हो तो। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछता है कि वर्तमान भारत में या वर्तमान समय में आदर्शवादी शिक्षा के आवश्यकता का वर्णन करें या इस पर प्रकाश डालें। तो आप क्या करेंगे? अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, आदर्शवाद के जो भी हमने गुण देखे हैं, आदर्शवाद के जो भी गुण देखे हैं, जो भी उसकी अच्छी बातें आपको लग रही हैं, वो सारी बातें आप एक एक पॉइंट में लिख देंगे। तो बस पॉइंट आपके पास रहेंगे ना, कई सारे पॉइंट होंगे, उसके अंदर आप जो भी समझ में आता है आप वो लिख देंगे। और जो भी क्या आप तो अच्छा खासा आप समझ ही रहे होंगे। और विचार करेंगे तो विचार से ही विचारवाद भी आया है, उसी से आदर्शवाद भी आया है। तो आप विचार करेंगे, लिख देंगे और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आपकी जो अगली टॉपिक होगी वो होगी प्रकृतिवाद। ठीक है, तो प्रकृतिवाद को हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। प्रकृतिवाद में क्या होगा कि इसमें दुनिया को, इसमें प्रकृति को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यह समझा जाता है कि प्रकृति ज्यादा मुख्य है और बाकी सभी उससे गौण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले सेशन में। प्लीज अपने अन्य मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को, ताकि उन सभी को भी बीएड के सिलेबस को समझने में, शिक्षा को, दर्शन को समझने में थोड़ी आसानी हो सके और आप उनके साथ में भी डिस्कस कर सके, ताकि उनका भी लाभ हो सके और आपका भी लाभ हो सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक भी करें और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।